जन जागरण अभियान में जो हमारे एक राष्ट्र निर्माण की जो महायज्ञ हो रहा है उसमें अपने श्रम की आहुति देने वाले हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, यहाँ के जो हमारे मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष किशन साहू जी, मेरे साथ व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक भाई संजीव शर्मा जी, इस मंडल के पूर्व महामंत्री भाई मनोज धीरे जी, वर्तमान महामंत्री पवन कंवर जी, और हमारी बहनें हैं पुष्पा कंवर जी, मेरे साथ आए दीनो राव जी और समस्त पदाधिकारीगण। मैं सर्वप्रथम छोटा सा एक संख्यात्मक रूप से आग्रह करूंगा कि जो जिला पदाधिकारी आपके बीच में कोई है नहीं है, मंडल पदाधिकारी जितने भी हैं कृपया हाथ उठा लें एक बार। मंडल पदाधिकारी जो मंडल से हैं आप छोड़ के आप दूसरे, और शक्ति केंद्र के संयोजक गण, सह संयोजक कोई है शक्ति केंद्र के, और सह संयोजक शक्ति केंद्र के उपाध्यक्ष बूथ अध्यक्ष हाथ का भाभी बूथ के, चलिए 1 2 3 4 5, आपका 2 बार हाथ उठाया, आप तो उपाध्यक्ष है ना? जी जी आपके पीछे बूथ अध्यक्ष हैं। अच्छा चलिए ठीक है, आप सभी का इस जन जागरण अभियान है इसकी शुरुआत मैं करता हूँ, और मेरे साथ में कुछ यहाँ युवा साथी बैठे हैं। विषय जन जागरण का है, और जिस तरह किसी जैसे तांबे का बर्तन है या चांदी का बर्तन है, आप उसको बहुत दिन रख देंगे तो एक धूल की परत जम जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है और फिर हमको उसको मांजना पड़ता है। तो इसीलिए हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है नियमित रूप से कुछ ना कुछ कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करता है। हमारे अध्यक्ष जी जान रहे हैं हम इनको कितना फ़ोन करते हैं, हर दूसरा दिन नहीं होता है इनको फ़ोन आता है, आज ये करना है वो करना है, वो भी समझ रहे हैं। लेकिन जब बर्तन को मांजने के लिए, उसकी चमक को बनाए रखने के लिए उसको मांजना पड़ता है, उसी तरह संगठन भी हमको कार्य देता है ताकि हमारे मन में जो अच्छे काम है वो विस्मृत ना हो जाए, हम भूल मत जाए उसको। आप देखते होंगे कि कांग्रेस जो है वो झूठ की फैक्ट्री है, उसका जो सबसे बड़ा हथियार है वो है झूठ बोलना। आप अभी देख रहे होंगे संसद में वो राहुल गांधी जी पुस्तक लहरा रहे थे, नवरड़े वाला है ना, सेना वाला, तो पुस्तक अंदर से कोरी थी, आरोप झूठे हो गए, 4 दिन संसद का समय बर्बाद किए। तो ऐसे हर विषय में कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती है। हमारी जब डॉक्टर रमन सिंह जी की भी सरकार थी, उनके शासनकाल में ऐसा कोई गलत काम नहीं हो रहा था जिसके कारण हमको सरकार बदलनी थी, लेकिन इन्होंने बेमतलब की जनता के बीच अफवाह उड़ाई और जनता के बीच ये भी बोला कि हम बहनों को 500 रुपये देंगे, बोला 5 साल हो गए नहीं दे पाए। तो ऐसे एक झूठ की फैक्ट्री जो कांग्रेस की चलती है, उसके खिलाफ हमको जन जागरण करना पड़ेगा और हमको इसको घर घर तक जाना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी रोज एक नया झूठ बाजार में छोड़ देती है, उसको काउंटर कौन करेगा? हमारे जैसे कार्यकर्ता। और इसी के लिए ये कार्यशाला के साथ साथ जन जागरण यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें जो आगामी कदम होगा कि हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी हैं घर घर तक जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, जहाँ जहाँ भीड़ भाड़ होती है, जहाँ ज़्यादा लोग खड़े मिलते हैं, वहाँ चौपाल लगाकर लोगों के विषय को समझाएंगे। तो इसमें वो भी नहीं जाएंगे, आप सबका भी दायित्व रहेगा कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं वहाँ पर लोगों के अंदर जो भ्रांतियाँ हैं उसको आपको दूर करना है। और इसीलिए हम यहाँ समझने के लिए इस विषय में यहाँ पर उपस्थित हैं। जो मनरेगा था, कांग्रेस पार्टी ने उसको चालू किया था 1980 में। इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे उस समय जो रोजगार की योजनाएं चलती थी सबको जोड़ा और एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत की। वह योजना थोड़े दिन चली, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसका नाम जवाहरलाल नेहरू रख दिया, फिर वो थोड़े दिन चली। फिर उसके बाद 2004 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इस योजना का नाम नरेगा रख दिया
और फिर 2005 में इन्होंने इसका नाम मनरेगा रख दिया। और जिस तरह यह योजना अपरिपक्व योजना थी और इसका जो परिणाम था उसके कारण ग्रामीण परिवेश जो था उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें जो जॉब के आधार पे जो काम होता था उसके कारण क्या हुआ कि वह जॉब जो होता था, जॉब जो कार्ड इन लोग बनाते थे और जो इसमें निर्माण कार्य इनके द्वारा किया जाता था, वह निर्माण कार्य एक समझ लीजिए टेम्परेरी, इसको क्या बोला जाए कि अस्थायी होता था। यानी वो कुछ भी बना रहे हैं, कहीं गड्ढा खोद दिए, कहीं नाली खोद दिए, ऐसा बहुत सारा ऐसा काम उन लोग करवाते थे इस योजना के माध्यम से। और उसके कारण क्या होता था, वो बहुत ज़्यादा समय तक वो चीज़ वहाँ नहीं रह पाती थी। जैसे इस साल का जो मनरेगा का काम हुआ, वो इस साल जो काम उन्होंने कराए, अगले साल सन्नाटा, सारी चीज़ें गायब, कुछ भी उसका फायदा, दीर्घकालीन फायदा नहीं होता था, जिसके कारण क्या पूरे देश का पैसा बर्बाद होता था। इसके अलावा जो मनरेगा सिस्टम था, मनरेगा सिस्टम में जो चीज़ें थी कि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसमें किसी प्रकार की कोई निगरानी वाली कोई चीज़ नहीं थी। कोई अगर आर्थिक घोटाले कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो उस पर लगाम लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं था। और इसमें 6% तक प्रशासनिक व्यय का एक सीमा निर्धारित थी, यानी आप इस योजना को संचालित करने के लिए 6% तक भी खर्च कर सकते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि इस योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहे थे उसके लिए यह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस कार्य को कुछ अच्छा कर सकें, ऐसा करने का कोई प्रावधान नहीं था। और इसके कारण यह योजना पूर्णतः फायदेमंद नहीं रही। और इस कारण हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं उनको एक नई योजना के लिए सोचना पड़ा, जो 2025 और विकसित भारत 2047 में हम पूर्ण रूप से विकसित भारत बन जाए, उसकी योजना के अनुरूप इस योजना को हमको परिवर्तित करना पड़ा। ये जो मनरेगा योजना थी, इसमें लगभग 10 लाख से ज़्यादा ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें आर्थिक घोटाले पूरे देश में हुए। इस तरह यह मनरेगा हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं रही, ग्रामीणों के लिए भी फायदेमंद नहीं रही। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ग्राम सभा होती है, जो यहाँ की पंचायतें होती हैं, उनकी अलग मांग होती है। और यह मनरेगा जो केंद्र से संचालित होता था, तो इसके कारण ग्राम पंचायत की जो मांग होती थी कि यहाँ पे स्कूल होना चाहिए, यहाँ नाली होना चाहिए, यहाँ सीसी रोड होना चाहिए, वो चीज़ें अलग रह जाती थी। और ये जो केंद्रीय योजना में जो मनरेगा के तहत गड्ढा खोदाना या और दूसरे इस टाइप के कार्य करवा लेते थे और वो अलग योजना चल जाती थी। और दूसरा इसमें नुकसान होता था कि यह केंद्र स्वचालित योजना थी, तो इसके कारण जो राज्य सरकारें होती थी वह इस पर विशेष ध्यान नहीं देती थी और आर्थिक अनियमितताओं के साथ और भी जो गड़बड़ी होती थी, इसमें किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता था। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें थी जिसको समाप्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक वीबी राम जी एक योजना अभी कुछ ही दिन पूर्व इसको लॉन्च की। और इस योजना का जो लक्ष्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वह यह है कि जो हमारे देश की आधारभूत ज़रूरतें हैं, आज ग्रामीण क्षेत्रों में हमको जो प्रमुख चीज़ें चाहिए हैं, जैसे ग्राम सभा होती है, पंचायती होते हैं, उसके अंदर जो उनके भवन होने चाहिए, उस क्षेत्र में जो सड़कें होना चाहिए, उस क्षेत्र में जो हाईवे जो बन रहे हैं, या और भी जैसे तालाब हैं, या पानी की पीने की व्यवस्था है, या विद्युतीकरण है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको ज़रूरत है। तो अब हमारे जो केंद्र के मोदी जी ने इस वीबी जी राम जी योजना में इसको इन सारी ज़रूरतों को भी जोड़ दिया। अब जो आपकी ग्राम पंचायतें हैं या जो सरपंच हैं, जो भी विचार करेंगे आपके क्षेत्र के विकास के लिए, जैसे आपको एक पंचायत भवन की ज़रूरत है, तो ऐसे भवन भी आप वीबी राम जी योजना के तहत मनरेगा के, यानी जिसका पुराना नाम मनरेगा है, उस योजना के तहत आपके क्षेत्र में बनेंगे, सड़कें बनेंगी, हाईवे बनेंगे। तो उस योजनाओं में भी जो देश की आधारभूत संरचनाएं हैं, उसके निर्माण में भी अब ये मनरेगा, जिसको अब हम वीबी राम जी बोलेंगे, है ना, तो ये चीज़ हम सबको क्लियर करना है आम जनता के बीच। जैसे हमारे कांग्रेसी भाई लोग
आप देखे होंगे कि जितनी भी योजनाएं थी उसको गांधी परिवार से ही जोड़ दिया करते थे। हर चीज़ में गांधी, है ना। जैसे आपका आवास योजना थी प्रधानमंत्री की, उसको इंदिरा आवास बोल देते थे। विद्युतीकरण की जो योजना थी उसको राजीव गांधी विद्युतीकरण ग्रामीण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बोल देते थे। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया ऐसे 600 संस्थाएं हैं देश में जिसका नाम उन्होंने गांधी परिवार किया। और ये आरोप लगा रहे थे कि भाजपा है वो हर योजना में अपना संघीकरण कर रही है ना, आरएसएस को उसमें घुसा रही है। वैसा आरोप हम पे लगाती है, जबकि उन्होंने सारे ऐसे कृत्य खुद भी किए हुए। तो इस तरह इस योजना में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे अध्यक्ष जी ने बोली कि इसका जो काम जो बढ़ाया गया है उसके दिनों की संख्या को, पहले पूरे 100 दिन ही कार्य कराए जाते थे, अब 125 दिन कार्य कराए जाएंगे। और जो वन क्षेत्र में काम करने वाले हैं अनुसूचित जाति के भाई हैं उनके लिए 25 दिन और एक्स्ट्रा इसमें प्रावधान किया जा रहा है। और इसके अलावा भ्रष्टाचार, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जो ये कांग्रेसी बहुत बोलते हैं कि राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे, लेकिन उस कंप्यूटर का इस्तेमाल उन्होंने कभी जनहित में नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे ही देश की सत्ता में बैठे उन्होंने टेक्नोलॉजी का सबसे सर्वप्रथम इस्तेमाल किया। उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन सिस्टम लागू किया, जिसका लाभ आज सारी बहनें ले रही हैं कि हर महीने बिना बोले आपके अकाउंट में 1000 रुपये आ जाते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए देश की जनता का जीवन को सुगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी तरह इस जो बीबी राम जी योजना है इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जितने भी इसमें श्रमिक होंगे वो पंजीकृत होंगे, उनके अकाउंट्स होंगे और उस अकाउंट में ही उनके श्रमिक का जो वेतन है जो काम करेंगे उसका वेतन उनको आएगा। पहले की जो मनरेगा योजना थी उसमें वेतन आपको 15 दिन में दिया जाता था और वह मिला नहीं मिला इसकी भी गारंटी नहीं होती थी। बहुत सारे हमारे जो ग्रामीण भाई होते थे वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो उनके साथ बहुत शोषण हुआ है, उनका आर्थिक शोषण हुआ है, उनको पैसे लेने के लिए भी चक्कर लगाने पड़ते थे। इस योजना में आपका ऐसा फ़ायदा है कि ये आपके अकाउंट में पैसा आएगा, आपको किसी को बोलने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गारंटेड होगा कि आपको 15 दिन के बजाय 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो हफ्ते हफ्ते सभी श्रमिकों का भुगतान होगा, तो इसका भी बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह के ऐसे बहुत सारे फ़ायदे जो इस बीबी राम जी योजना से आम जनों तक पहुंचने वाले हैं, ये आप लोगों को घर घर तक ले जाना है, लोगों का भ्रम दूर करना है। कांग्रेसी लोग निकले हैं कि मनरेगा बचाओ, हमको निकलना है बीबी राम जी बताओ योजना, है ना। हमको घर घर तक जाना है, अच्छी बातें बताना है। निश्चित रूप से योजना बहुत फ़ायदेमंद है, हमको सबको घर घर तक पहुंचाना है। और इसके साथ ही अभी हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट भी रखा और 9वीं बार उन्होंने इस देश का बजट रखा है। और एक महिला होने के नाते ये पूरे देश के लिए गर्व का बात है कि इतने साल वह वित्त मंत्री के रूप में हमारे बीच कार्य कर रही हैं और उनके नेतृत्व में हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है। 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। और इस बजट की भी जो प्रमुख बातें हैं उनको हमको आम लोगों तक लेके जाना है, वो भी आप लोगों को बताना है। बजट में हम लोग सब लोग सोचते हैं कि हमको क्या मिला, हम ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। सबसे प्रमुख लोग होता है बहनें होती हैं, बहनें सोचती हैं हमको क्या मिला। तो बहनों के लिए तो एक महिला सम्मान पत्र उन्होंने जारी किया हुआ है जिसमें 7.5% ब्याज मिल रहा है। दूसरा, इसमें लखपति दीदी योजना चल रही है बजट में, जिस पे सरकार ने बल दिया है। 5 लाख रुपए तक की राशि ग्रामीण बहनों को अपना रोजगार स्थापित करने के लिए दे रही हैं। ये आपको घर घर जाके बताना है ताकि आप नौकरी ना मांगे, आप नौकरी देने वाले बने। ऐसे आप बहनें अपने पैरों में खड़े होना, ये परिस्थिति पैदा करने के लिए 5 लाख रुपए तक का आपको ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने जा रहे हैं।
वी मार्ट खुलेगा। अभी आप देख रहे होंगे कि बाजार में बहुत सारी अशुद्ध चीज़ें मिल रही हैं। हल्दी पाउडर है तो उसमें मिट्टी मिली हुई है, तो किसी में कुछ मिला हुआ है। टमाटो केचप या ऐसी चीज़ें देखें इसमें आप केमिकल मिला हुआ है या नकली चीज़ें मिली हुई है, बहुत नुकसान हो रहा है। बहनें हैं, आप सभी अपने परिवार की चिंता करती हैं, बच्चों की चिंता करती हैं। सी मार्ट आप खोल सकते हैं, सरकार आपको सहायता देगी। सी मार्ट में आप राशन से लेके सारी चीज़ें या आप अपने द्वारा बनाई हुई कुछ चीज़ों को भी वहाँ बेच सकते हैं। इसके लिए सरकार एक योजना लेकर चल रही है, सी मार्ट को भी आपको प्रोत्साहन देंगे। ग्रामीण हस्तकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए महात्मा गांधी स्वराज योजना लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप निवासरत लोग कोई भी एक प्रोडक्ट बनाइए, कुछ अच्छी चीज़ बनाइए। आपको जो छत्तीसगढ़ ग्राम उद्योग केंद्र होता है वह आपके उस उत्पाद को खरीदेगा, बेचने का काम उसका। आप अच्छी चीज़ें बनाइए, उनको आप देते जाइए, वो उसको बेचेंगे। तो ऐसी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी बन रही है। हमारी जो बहनें हैं, बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं 12वीं के बाद, जिनको आगे की पढ़ाई करना है, आप बड़े शहर में भेजते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। हर कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा अच्छे सुरक्षित जगह में रहे, तो उसमें व्यय बढ़ जाता है। सरकार की योजना आ गई है कि भारत के हर जिले में एक महिला हॉस्टल होगा जहां बच्चियां जाके उच्च शिक्षा पढ़ाई करेंगी। तो यह भी एक बहनों के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और इसी तरह आपने देखा होगा एक सुकन्या समृद्धि योजना, किसी बहनों ने इसको खाता खुलवाया है। सुकन्या समृद्धि योजना है, मेरे हिसाब से भारत के अंदर अगर किसी बच्ची के लिए सबसे ज़्यादा ब्याज देने वाली कोई योजना होगी तो यही है। मैंने अपनी बच्ची के लिए खोला है। जैसे ही प्रधानमंत्री जी बने थे मैंने बहुत कम पैसा डाला है। आज मेरे बच्चे के अकाउंट में 10 लाख रुपए हो गए हैं। ब्याज ही बहुत ज़्यादा आता है, कम से कम अभी 50-60 हज़ार रुपये मेरे को ब्याज आ रहा है। एक अच्छी योजना है। आप सारे क्षेत्र में जिनके यहाँ भी बेटी पैदा हो रही है उनको आप सूचना दें कि आप अपनी बेटी के नाम से सुकन्या योजना में खाता खोलें, है ना। आप जो भी पैसा डालेंगे 21 साल बाद वो पैसा मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा ब्याज मिलेगा। मैं अगर समझता हूँ अगर 60,000 रुपये भी आप सालाना डाल रहे होंगे ना, तो कम से कम 60-70 लाख रुपए कम से कम आपको मिलेगा, तो उसके बड़े होने का, व्यस्त होने का। तो ऐसा आप अब इसमें दूसरा पक्ष किसानों का है कि किसानों को क्या इसमें फ़ायदा हो रहा है इस बजट से। किसानों के लिए जो सब्सिडी थी उसके लिए 1,70,000 करोड़ रुपए की सरकार ने व्यवस्था की है। खाद खरीदी में खाद हमको बहुत महंगी पड़ती है, यूरिया खाद। सरकार को सब्सिडी देकर वो खाद जनता को उपलब्ध करानी पड़ती है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जैविक खाद पर जोर दे रहे हैं ताकि किसानों का भी व्यय कम होगा, देश का भी व्यय कम होगा। तो हमको तो उसके लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन फिर भी इस बजट में 1,70,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था केवल खाद की सब्सिडी के लिए की गई है। और आप देख रहे होंगे कि बिना बोले बिना मांगे आपके किसान भाई हैं उनके अकाउंट में, है ना, साल में 8,000 रुपये पहुँच जाते हैं। वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो टेक्नोलॉजी है उसके इस्तेमाल का नतीजा है। उसके लिए भी लगभग 53,700 करोड़ रुपए का आवंटन, 65,000 क्षमा कीजिएगा, 65,000 करोड़ रुपए का आवंटन उन्होंने कर रखा है। यानी ये योजना अभी फिर आगे तक चलते रहेगी, किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी कल ही हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने घोषणा की है कि देश के 25 लाख कुछ किसान भाई हैं उनको जो बोनस की राशि है एक मुश्त, आपको अभी होली से पहले 10,000 करोड़ रुपए का व्यय है, लेकिन वो आपके खाते में आने वाला है। तो इस तरह किसानों के लिए भी इस बजट में बहुत अच्छी चीज़ें सरकार ने घोषणा की है। जो हमारे पशुपालक हैं, जो मछली पालन करते हैं, उनके लिए भी जो देश भर के 500 तालाब हैं और जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उसको एकीकृत करके जो पशुपालक हमारे मछली पालक लोग भाई हैं उनको फ़ायदा हो, ऐसी योजना भी हमारे सरकार ने लागू कर दी है। अब तीसरा वर्ग जो हमारा आता है, जो बहुत बजट पे
हमारे युवा साथी लोग पूछते रहते हैं हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो युवाओं के लिए भी इस बार हमारी जो निर्मला सीतारमण जी ने बजट में बहुत अच्छे प्रावधान किए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए एक हाई एजुकेशन टाउनशिप योजना भी लागू की है, जो एकदम नई चीज़ है। ये जो अपने हाईवे जो गुजर रहे हैं, एक्सप्रेस वे है, हाईवे है, या जो आपका औद्योगिक कॉरिडोर है, उसके बगल में एक ऐसे बड़ा सा शहर बसाया जाएगा। उस बड़े शहर में आपको एक अच्छा विश्वविद्यालय भी होगा, वहाँ कौशल केंद्र भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जाएगी, वहीं उनको लिए अध्ययन का केंद्र होगा, वहीं उनका हॉस्टल होगा, वहीं अस्पताल होगा। तो एक ऐसे परिवेश में वो बच्चे वहाँ पर रहेंगे, एक पूरा शहर होगा जहाँ तो वो पढ़ाई तो करेंगे ही, साथ में वो अपना कौशल भी लेंगे और अपना निवास भी करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं उनको एक ही जगह पर मिलेगी। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है हमारे देश के भविष्य के बच्चों के लिए, ताकि वो क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनके हिसाब से वो बच्चे तैयार हो सकें कि उद्योग की ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से बच्चे वो काम सीखें और उस क्षेत्र की जो आर्थिक गतिविधि है उसको बढ़ाने में हेल्प करें। इसके अलावा महिलाओं को भी उच्च शिक्षा में रुझान बढ़े, महिलाएं भी अधिक ऊंची पढ़ाई, जो कई लोग जैसे कॉलेज वॉलेज के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, ऊंची पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको भी अच्छी सुविधा हो, उस उद्देश्य से ऐसे यानी जो टाउनशिप योजना या चालू की जा रही है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए 15,000 कॉलेजों में और 500 स्कूलों में ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही है कि वहाँ पर अटल टिंकरिंग लैब, एक लैब होती है जिसमें बच्चों को साइंस के बारे में सिखाया जाता है। उन्हें जो विज्ञान की बातें हैं वो एक प्रैक्टिकल माध्यम से सिखाया जाता है। तो ऐसी भी उनके लिए हमारे केंद्र सरकार ने इसका बजट में प्रावधान रखा है। ये सारी चीज़ें हमको लोगों तक पहुंचाना है कि इस बजट में विद्यार्थियों के लिए भी बहुत कुछ है, बहनों के लिए भी बहुत कुछ है, किसानों के लिए भी बहुत कुछ है। और आपने देखा होगा आयकर सीमा को भी बढ़ा दिया गया है, 12.75 लाख रुपए तक अब एक मध्यम वर्गीय आम आदमी को कर नहीं देना है, नई योजना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके बचत को बढ़ावा देगी और निश्चित रूप से हम जो आम लोग हैं उनके जीवन को, मिडिल क्लास लोगों के जीवन को अच्छा सुलभ बनाएगी। ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। इसके साथ ही मैं स्वदेशी का भी एक संकल्प अभियान हमारा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। स्वदेशी को हम लोग अगर जोर देंगे तो हम ही मजबूत होंगे। जब किसी क्षेत्र में किसी वस्तु की मांग बढ़ती है ना, जैसे आप बोलेंगे कि हमको भारतीय वस्तुएं चाहिए, मैं भारतीय ही खरीदूंगी, तो क्या होगा, उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। उस वस्तु की जब मांग बढ़ेगी तो उसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी मेहनत की जाएगी। उत्पादन को बढ़ाने के लिए मेहनत की जाएगी तो उद्योग लगाने पड़ेंगे, और उद्योग लगाने पड़ेंगे तो उद्योग में काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, और उद्योग में यानी काम करने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे ही बच्चों को, जो बच्चे हैं आने वाले समय में, उनको ही रोजगार मिलेगा। तो इस तरह से विकसित भारत की जो योजना है, अगर आप इसमें स्वदेशी का संकल्प लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप आने वाले समय में अपने ही घर परिवार के बच्चों को मजबूत करेंगे। तो एक स्वदेशी का संकल्प भी आप सबको लेकर आगे बढ़ना है। और अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा कोरबा नगर निगम ने एक स्वच्छता का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ना? देखा है कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, तो वहाँ 14,000 से ज़्यादा 15,000 हो गए थे। 15,000 लोगों ने एक साथ हस्ताक्षर किया है, स्वच्छता का संकल्प लिया है। हम सबको भी अपने यहाँ पे ग्रामीण परिवेश में ऐसी लोगों के बीच जन जागरण फैलाना है, लाना है कि लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों। हालांकि शहर की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश में मुझे भी लगता है कि बहुत ज़्यादा से वो गंदगी का नहीं देखने को मिलता, कचरा नहीं दिखता है रोड पे। लेकिन स्वच्छता हमको फिर भी अपनाना है अपने दैनिक जीवन में, जैसे पीने का पानी है या कपड़े हैं या और चीज़ें हैं, इसमें भी अगर हम उनको स्वच्छता के लिए प्रेरित करें तो आप लोग इसके पीछे अवश्य दौड़ लगाएं। और एक अंतिम विषय मेरा रहेगा कि हमको अपनी उपयोगिता बना के रखना है। आप देखेंगे घर के अंदर एक घड़ी होती है, जब तक वो सही समय बताती है
वो घर के अंदर रहती है, लेकिन जब वो गड़बड़ करती है तो उसको हम बाहर रख देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो हम सब भी यहाँ पे संगठन के कार्यकर्ता हैं, हमारा भी दायित्व है कि हमारी योग्यता बनी रहे। संगठन को लगना चाहिए कि ये किशन साहब जी बहुत काम के आदमी हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये जन जन तक जाते हैं, योजनाओं को पहुंचाते हैं। तो ऐसी एक हमारी योग्यता होनी चाहिए, वो बनी रहना चाहिए कि मैं इस काम का व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं बहुत उपयोगी हूँ। तो आपको एक संगठन ने अवसर दिया है, पद दिया है, दायित्व दिया है, उसको आप बहुत अच्छे से निर्वहन करें, है ना। जो भी आपको काम मिलता है, जैसे अभी जन जागरण अभियान करना है, आपको लोगों को घर घर तक पहुँचाना है। हमारे ग्रामीण भाई हैं, कांग्रेस की जो भ्रांतियाँ उनके मन में बैठ जाती है उसको दूर करना है। तो ये जो दायित्व मिला है इसको हम बहुत अच्छे से निभाएंगे और इस ग्रामीण क्षेत्र को भी हम यानी खुशहाल बनाएंगे। और जो आने वाले समय में इस बजट में और हर चीज़ों में इतनी सुविधाएं आप केंद्र सरकार आप लोगों को दे रही है ग्रामीण परिवेश में, कि मैं समझता हूँ अगर हम लोग बहुत अच्छे से अगर इस्तेमाल करें तो यहाँ हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो पिछड़ा क्षेत्र बोल के शहर भाग गए होंगे, हम अपने गांव और इस परिवेश को इतना खुशहाल बना दें कि वो वहाँ पछताएं कि चलो हम वापस गाँव चले हैं। तो ऐसा हम सब मेहनत करेंगे और अपने इस क्षेत्र को अच्छा बनाएंगे। सही करना है। वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय।